हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 को डिस्कस कर रहे हैं और अब से पहले इसके 2 लेक्चर आप तक पहुंचा चुका हूं। आज इसका फाइनल लेक्चर होने वाला है और ये लेक्चर भी पहले दोनों ही लेक्चर्स की तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यदि आप यहाँ से सब चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू कर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज थोड़ा ब्लू इंक नहीं है, आपको थोड़ा सा अगर हो सकता है दिक्कत हो तो आप अच्छे से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कल से ब्लू इंक से ही लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोग धारा 8 और 9 पढ़ चुके थे, यानी 7 में क्या था। 7 में था आवेदन का निस्तारण, कि कौन व्यक्ति आवेदन करेगा, मतलब कोई व्यक्ति आवेदन कर रहा है तो कितने दिन में कर देंगे। तो 30 दिन में उसका निस्तारण होगा। यदि अलग विभाग से संबंधित है तो 5 दिन, ट्रांसफर में 35 दिन हो जाएगा। किसी की स्वतंत्रता या जीवन से संबंधित है तो 48 घंटे में देना होगा। मानवाधिकार से संबंधित अगर कोई है या तीसरे पक्ष के लिए कोई जानकारी लेनी है तो मैक्सिमम 45 दिन है। और अगर कोई ऐसी जानकारी है जो धारा 8 के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठती है उसके लिए मना कर सकता है। और 9 के अकॉर्डिंग यदि उस सूचना के पहुंच के बाहर है, सूचना अधिकारी की पहुंच के बाहर है तो भी मना कर सकता है। अब उसके बाद अपील वाला सिस्टम देखेंगे, ये मतलब इसको रेगुलेट कौन करेगा, इसको कंट्रोल कौन करेगा। अगर नीचे वाला अधिकारी ही ठीक से काम नहीं करेगा तो अपीली अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। यदि अपीली अधिकारी भी काम नहीं करेगा तो कहां जाएंगे, तो उस चीज के निस्तारण के लिए धारा 12 सेक्शन 12 बोलता है केंद्रीय सूचना आयोग। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये लास्ट टाइम सब एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से करिए। तो सेक्शन 12 केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बात करता है और उसमें लिखा गया था 2005 के एक्ट में, जो हमारा एक्ट है, कि एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा तथा 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे। ठीक है, एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे। और जो मुख्य सूचना आयुक्त है इसका दर्जा बिल्कुल मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह से ही माना जाता है। तो कुल मिला के 11 सूचना आयुक्त होंगे और इन 11 के 11 की नियुक्ति कौन करेंगे, इन 11 के 11 आयुक्तों की यानी कमिश्नर्स की नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा। बट राष्ट्रपति अपना आप ही नहीं कर देंगे कि अपने आप उनके मन में आएगा कि फलाने को बना दो तो उसको आयुक्त बना दिया जाएगा। अब ये बनाए कैसे जाएंगे, नियुक्त तो करेंगे राष्ट्रपति, पर पीएम की अध्यक्षता वाली एक समिति होगी, यानी कि एक समिति होगी, एक कमेटी होगी जिसके अध्यक्ष होंगे पीएम। वो सजेस्ट करेगी नामों को कि आप राष्ट्रपति महोदय, हम ये नाम आपको दे रहे हैं, आप इनको मुख्य सूचना आयुक्त बना दीजिए और बाकी के व्यक्तियों को आप सूचना आयुक्त बना दीजिए। तो वो समिति जो होगी उसमें 3 लोग होंगे। ये तीन सदस्यीय समिति है, इसमें 3 लोग होंगे, 3 सदस्य समिति होंगी जिसमें पीएम साहब होंगे यानी प्राइम मिनिस्टर, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री होंगे। लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो होंगे और तीसरे होंगे संघ के कोई मंत्री, यानी कि केंद्र सरकार के कोई मंत्री होंगे। तो एक ऐसी समिति जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, विपक्ष के नेता होंगे लोकसभा के और संघ के कोई भी मंत्री, कोई भी केंद्रीय सरकार के मंत्री होंगे। ये तीनों व्यक्ति एक समिति मिलकर बनाएंगे और वह समिति नामों को सजेस्ट करेगी राष्ट्रपति महोदय को और राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को अपॉइंट करेंगे, नियुक्त करेंगे मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर और अन्य सूचना आयुक्तों के तौर पर। उसके बाद सेक्शन 13 देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सारी धाराएं हो रही हैं, बट आप जब इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना तो ये चीज़ें आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी। और कल को दरोगा बनने वाले हो, दरोगा बनोगे तो कल को कानून याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन में क्या है। अगर मैं चाहता तो खाली ऐसे ही आपको फैक्ट बताता चलता, बट बीच में मैंने 1-2 जगह ऐसा किया है जहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट फिर भी आपको ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्य सूचना आयुक्त जो होता है वो बिल्कुल उसी तरह का पद है, काम अलग अलग हैं पर जो समानता है, जो पद की समानता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त जैसी ही है। तो जो मुख्य सूचना आयुक्त है इसकी पदावधि दी गई है, यानी कि ये अपने पद को कब तक धारण करेगा, कितना इसका टाइम पीरियड होगा अपने पद को धारण करने का, अपनी पोस्ट पर कितने टाइम तक रहने वाला है, ये सेक्शन 13 बताता है। और इसमें बात बोली जा रही है कि मुख्य सूचना आयुक्त
5 साल का कार्यकाल होगा। कितना होगा? 5 साल का कार्यकाल होगा। और कहीं कहीं पे ये भी है कि सरकार की इच्छा के अकॉर्डिंग भी होगा। सरकार जब तक चाहेगी, ये सरकार ही तो है, पीएम साहब हैं और ये सब सरकार ही है, तो सरकार जब तक चाहेगी तब तक कोई भी व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त पर बना रहेगा। यदि सरकार की इच्छा आ जाए तो सरकार की इच्छा लगा देना, या 5 वर्ष आ जाए तो 5 वर्ष लगा देना। पर जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त में रहता है कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक रहता है, उसी प्रकार यहां पर आप देखिए 65 वर्ष से अधिक नहीं, या तो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा या 65 वर्ष से अधिक की आयु पर नहीं रहेगा। माना कि कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 58 साल है, जिसकी उम्र 58 साल है और उसको मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया, तो 58 और 5 कितने हो जाएंगे? 63 हो जाएंगे, यानी कि वो पूरे 5 साल तक काम करेगा। माना कि कोई व्यक्ति 63 साल का है और उसको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया, अब हिसाब से क्या होना चाहिए कि उसके 5 साल उसके पद मिलना चाहिए, तो 63 और 5 कितने हो जाएंगे? बताओ भाई, 63 और 5 हो जाएंगे 68 हो जाएंगे। हाँ, 68 साल तक रहेगा। बट यहां पे पाबंदी क्या है कि 65 वर्ष से अधिक की आयु तक नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी वो जो 63 साल में लगा है वो 65 पे जाके रिटायर हो जाएगा, यानी कि केवल 2 वर्ष तक ही वो रहेगा। तो समय अवधि कितनी है? 5 वर्ष या 65 वर्ष से अधिक, जो भी पहले हो जाए, अधिक नहीं, जो भी पहले हो जाए वही मान्यता हो जाएगी। या अगर 5 वर्ष न दिए हो तो सरकार की इच्छा से। अब ये है, देखो यहाँ पे एक चीज और है, सेक्शन 14 कहता है पद से हटाया जाना। यदि इस मुख्य सूचना आयुक्त को पद से हटाना है तो 2 तरीके हैं, पद खाली होने के 2 तरीके हैं। या तो ये मुख्य सूचना आयुक्त अपना इस्तीफा दे दे, या तो ये मुख्य सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र दे दे, और त्यागपत्र अपना किसको देगा? प्रेसिडेंट को दे देगा, राष्ट्रपति को दे देगा। मुख्य सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देगा, और यदि त्यागपत्र नहीं देता और उसको उसके पद से हटाना है तो कोई ना कोई तो कारण होगा। तो जो कारण उधर है मुख्य चुनाव आयुक्त में, वही कारण यहाँ पे है। पद से हटाया कब जाएगा? जब उस पर साबित कदाचार हो जाए, यानी कि उसका कोई ऐसा काम हो जो कदाचार हो, अच्छा काम ना हो, और वो उस पर साबित हो जाए, कदाचार साबित हो जाए, तो उसके पद से हटाया जा सकता है। या ये मानने के लिए पूरा विश्वास हो कि वह जिस पद को धारण कर रहा है, वह सूचना आयुक्त के पद को धारण कर रहा है, उसके लायक नहीं है, असमर्थ है उसको उसमें काम करने के तौर पर, तो भी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। ये बोलता है सेक्शन 14। तो सेक्शन 12, 13, 14 ये केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बात करते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जैसे 12, 13, 14 में केंद्रीय सूचना आयोग है, उसी प्रकार 15, 16, 17 में राज्य सूचना आयोग का जिक्र किया गया है। बट इसके बारे में आपको ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर जानना चाहते हैं तो आप एक्ट उठा के और पढ़ के देख सकते हैं। तो सेक्शन 15 से लेकर 17 तक राज्य सूचना आयोग की बात है। उसके बाद सेक्शन 18 दी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है। सूचना आयोगों की शक्ति या अधिकार एवं उनके कृत्य। जो हमारे सूचना आयोग हैं, चाहे केंद्रीय सूचना आयोग हो चाहे हमारा राज्य सूचना आयोग हो, इनकी शक्तियों के बारे में बात की गई है सेक्शन 18 में। इनकी क्या क्या शक्तियां होंगी या इनके क्या क्या अधिकार होंगे, और इनके कृत्य, इनके काम क्या क्या होंगे, ये क्या काम करेंगे। तो हम यहां समझना शुरू करते हैं। अब जो सूचना आयोग है, चाहे केंद्रीय चाहे राज्य है, अब आयोग के बारे में हम बात करेंगे, इन दोनों की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। कोई भी सरकारी प्राधिकरण है, यानी कि कोई सरकारी अथॉरिटी है, कोई प्राधिकरण है, अधिकरण है, प्राधिकरण है, मतलब कि सरकारी विभाग से आप मतलब ले सकते हैं। कोई लोक सूचना अधिकारी है, या कोई प्रथम अपीलीय प्राधिकरण है। प्रथम अपील जहां पे करते हैं, अपील के बारे में हम समझेंगे। अपील कब करते हैं हम लोग? अपील जब करते हैं जब हम निचले स्तर पर हार जाते हैं, या निचले स्तर पर हमारा सॉल्यूशन नहीं होता, तो हम ऊपर के स्तर पर जाते हैं और वहां पर जाकर हम लोग अपील करते हैं। तो यदि कोई सरकारी प्राधिकरण ठीक से काम नहीं कर रहा सूचना देने के मामले में, या लोक सूचना अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, या लोक सूचना अधिकारी के बाद जहां अपील की जा रही है वो प्रथम अपीलीय प्राधिकरण या अधिकारी भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उनके खिलाफ यदि कोई शिकायत होती है, तो उनके विरुद्ध जांच करने की शक्ति एवं अधिकार किसके पास है? इन आयोगों के पास है, इन कमीशंस के पास है, चाहे वो कमीशन सेंटर का हो चाहे वो कमीशन स्टेट का हो। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद जो ये आयोग हैं, इनकी शक्ति किसी न्यायालय के बराबर होती है, बिल्कुल न्यायालय के बराबर मानी जाएगी इनकी शक्ति। ये बात यहां पे लिखी गई है, यानी कि जिस प्रकार कोई भी न्यायालय दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स की जांच करता है, किसी भी सामग्री के प्रमाणित नमूने मंगा सकता है, या प्रिंट आउट, डिस्क, वीडियो कैसेट के रूप में जानकारी मांग सकता है,
उसी प्रकार ये आयोग भी दस्तावेजों की और रिकॉर्ड्स की जांच कर सकते हैं, क्योंकि विरुद्ध जांच करेंगे तो जो अधिकार न्यायालय को मिले हुए हैं वही आयोगों को मिले हुए हैं। तो दस्तावेज और रिकॉर्ड्स की जांच कर सकते हैं, किसी भी सामग्री के प्रमाणित नमूने मंगा सकते हैं। सामग्री का मतलब अभी जब हम सूचना के बारे में बात कर रहे हैं तो जो सूचना इंफॉर्मेशन था जो हमने 2F में पढ़ा था वो पूरा का पूरा है, वो जितनी भी सामग्री है या उससे संबंधित कोई भी मामला है उन सामग्री के प्रमाणित यानी कि ऑथराइज्ड जो नमूने हैं, स्पेसिमेंस हैं, उनकी जांच कर सकते हैं, उन जांच के लिए मंगा सकते हैं, ले सकते हैं। प्रिंट आउट के रूप में कोई जानकारी मंगा सकते हैं, डिस्क के रूप में कोई जानकारी मंगा सकते हैं, वीडियो कैसेट के रूप में जानकारी मंगा सकते हैं। ये अधिकार आयोगों के पास है। इनसे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं कि क्या क्या उनकी शक्तियां हैं और आपको ये चीजें बतानी पड़ सकती हैं। उसके बाद सेक्शन 19 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 19 बोलता है, देखो सेक्शन 7 में पढ़ के आए थे कि 30 दिन, 35 दिन, 48 घंटे और 45 दिन, वो सारी कंडीशन आपको याद होंगी। बट यदि आपकी वहां पे वो चीज पूरी नहीं हो रही है, या तो वो 8 या 9 में मना करे, 8-9 धारा 8-9 के अंतर्गत मना करे, आपको पता होगा, या फिर वो सूचना दे, ना तो वो सूचना दे रहा है ना वो मना कर रहा है, तो अब इसका मतलब क्या है कि सूचना उसके पास है पर वो देना नहीं चाहता, तो फिर क्या होगा, हम कहां अपील करेंगे? तो वो अपील आती है सेक्शन 19 में। आपको ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इनके आर्टिकल याद रखने हैं। ये जो धाराएं हैं ये आपको याद रखनी है। आर्टिकल वैसे निकल गया मुंह से, क्षमा चाहता हूं। तो जो अपील है, मतलब अपील करते हैं, यदि कोई व्यक्ति जो सूचना चाहता है वो जन सूचना अधिकारी से शुद्ध है, यानी कि जन सूचना अधिकारी के पास गया कि सर सूचना दे दो, 30 दिन हो गए और फिर भी नहीं दे रहा है कि हाँ भाई देंगे देंगे, तो वहां से क्षुब्ध हो गया है, तो उसको अपील करना पड़ेगा और वो 30 दिन के भीतर भीतर अपील करेगा। वो 30 दिन के, जो व्यक्ति जन सूचना अधिकारी से सूचना लेना चाहता था और वहां से वो क्षुब्ध हो गया, परेशान हो गया, यार ये तो भाई दे ही नहीं रहा है, तो 30 दिन के भीतर भीतर क्या काम करेगा, वो प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील करेगा कि सर उसने मेरी बात नहीं सुनी, उन अधिकारी महोदय ने मेरी बात नहीं सुनी, परेशान कर दिया है। तो 30 दिन के भीतर जब ये मना कर देगा, यानी कि यहाँ का टाइम पूरा हो जाएगा, तो उसके 30 दिन के भीतर भीतर आपको प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास क्या करना पड़ेगा, अपील करना पड़ेगा। बट क्या है, कई बार ऐसा होता है कि 30 दिन से ज्यादा हो गए उसके बाद भी अपील कर सकता है, पर 30 दिन के, देखो सामान्यतः बात क्या है, जन सूचना अधिकारी से शुद्ध होगा तो 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी से अपील करेगा, पर उसके बाद भी अपील कर सकता है, पर कोई वाजिब वजह बतानी होगी, कोई वाजिब कारण बताना होगा तो भी कर सकता है। अब जन सूचना अधिकारी की अपील ली, वहां से अपील की कहां पे, जन सूचना अधिकारी से परेशान होकर प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास करी और 30 दिन के भीतर भीतर करी, पर यहां तो प्रथम अपीलीय अधिकारी भी गुरु है, इससे बड़ा गुरु घंटाल है। अगर ये भी नहीं कर रहा है तो इससे भी क्षुब्ध हो जाएगा, तो फिर अब कहां अपील करेगा, तो फिर अपील करेगा इन आयोगों के पास, केंद्रीय के पास करेगा या राज्य के पास करेगा, जहां भी उसको उचित लगता है, जहां भी कार्रवाई करना उचित है वो वहीं करेगा। और यदि जन सूचना अधिकारी से शुद्ध हो जाता है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास 30 दिन के भीतर, यदि इस प्रथम अपीलीय अधिकारी से भी शुद्ध हो जाता है तो अपील करेगा सीधे आयोगों से। और कितने दिन के भीतर करेगा, 90 दिन के भीतर भीतर करेगा, और बाद में भी कर सकता है, जैसे वहां 30 दिन है और उसके बाद भी कर सकता है, सामान्यतः 30 दिन है, बाद में भी कर सकता है, पर कारण बताना होगा। उसी प्रकार अगर अपीलीय अधिकारी से शुद्ध हो जाता है तो आयोगों के पास अपील कर सकता है, बट 90 दिन के भीतर भीतर यह काम करना होगा, और 90 दिन के बाद भी कर सकता है यदि वाजिब कारण बता देता है। अब क्या होता है कि ये आयोग भी गुरु निकलते हैं, ये गुरु है, ये गुरु घंटाल है, ये गुरु घंटाल का स्क्वायर निकल जाते हैं आयोग भी, ठीक है। आयोगों से भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो यदि आयोगों से भी शुद्ध हो जाएगा तो आपको पता है आरटीआई क्या है, मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19A के तहत, 19(1)(a) के तहत, मैंने 19(1) बताया, आप 19(1) ही याद रखिए, तो 19(1) जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके अंतर्गत मौलिक अधिकार है। और जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह आर्टिकल 32 का यूज करके, संविधान के अनुच्छेद 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता तो आर्टिकल 226 का यूज करके हाई कोर्ट जा सकता है, देखो ऐसे मामलों में, हालांकि बड़ा कौन सा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे बहुत सारे
अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट आते हैं। बट इस तरह के मामलों में सुनवाई करने के लिए शक्ति जिसके पास ज्यादा है, हमने सीआरपीसी में दंड न्यायालयों को पढ़ा था, तो दंड न्यायालय जो दंड देने का काम करते हैं उसमें सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है? हाई कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का यूज करते हुए केवल और केवल मौलिक अधिकारों के मामले में बात कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट 226 का यूज करते हुए मौलिक अधिकारों पे तो रिट जारी कर ही सकता है, वो वैधानिक जो आपके कानूनी अधिकार हैं उन पर भी रिट जारी कर सकता है। ये शक्ति है हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट को भी हमको कम नहीं आंकना चाहिए। उसके बाद अब सीधे बीच में बहुत सारी धाराएं हैं पर उनकी कोई इतनी जरूरत नहीं है। सेक्शन 30, मैं आपको मेन चीजें करवा रहा हूं। सेक्शन 30 में क्या है कि यदि आरटीआई के अधीन इसके प्रवर्तन में कठिनाई आती है, यानी कि सीधे आरटीआई के अधीन, ये तो पूरी मतलब कोड की लैंग्वेज है, पूरी कानून की लैंग्वेज है। यदि आरटीआई के प्रवर्तन में कोई कठिनाई आ रही है, यानी कि इस आरटीआई को, जो आरटीआई एक्ट है, इसके प्रवर्तन में या इसके किसी उपबंध में, इसके किसी नियम कायदे कानून में उसको लागू करने में कोई कठिनाई आ रही है, तो उस कठिनाई को दूर कौन करेगा, उसको निपटाने की शक्ति किसके पास है? तो यदि आरटीआई के प्रवर्तन में कोई कठिनाई आ रही है तो सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार के पास शक्ति है कि वह इस प्रॉब्लम को खत्म करे, इस प्रॉब्लम को निपटाए। ये बात कही जा रही है सेक्शन 30 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उसके बाद आपका आरटीआई कंप्लीट हो जाएगा। आरटीआई जो एक्ट है, इसमें सन 2013 में एक संशोधन किया गया था। आरटीआई एक्ट में सन 2013 में एक संशोधन किया गया था, जब राजनीतिक दल हैं, जो हमारे राजनीतिक दल हैं, जैसे कि बहुत सारे दल हैं, बीजेपी है, हमारा कांग्रेस है, और हम बीजेपी हमारे से मतलब ये मत सोचना कि बीजेपी मेरा है, ठीक है, मतलब कि राजनीतिक दल है। मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई भी व्यक्तिगत वास्ता नहीं है। जो भी देश के लिए अच्छा काम करेगा उसको ही हम लोग वोट करते हैं, और युवाओं की यही सोच हमेशा होनी चाहिए। उसे किसी भी धर्म जाति की राजनीति से दूर रहकर अपने देश को प्रथम मानकर ही उसकी सेवा करनी चाहिए। नोटा का ऑप्शन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको कोई पसंद नहीं आता तो नन ऑफ द अबव दबा दो और छुट्टी करो। अपने मताधिकार का यूज भी करना चाहिए। तो जो राजनीतिक दल हैं, बीजेपी है, एसपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है और टीएमसी है, बहुत सारे हैं इसी तरह से। तो ये जो इसी तरह के राजनीतिक दल हैं, इनको 2013 में संशोधन किया गया और सार्वजनिक प्राधिकरण की सीमाओं से बाहर कर दिया गया। अब राजनीतिक दलों को क्या कर दिया गया? अपनी जान बचाई कि भाई इनको सार्वजनिक प्राधिकरण जो हैं, वो सार्वजनिक प्राधिकरण मतलब एक तरह के पब्लिक के लिए जो बने हुए डिपार्टमेंट हैं या इस तरह के समूह हैं, संघ हैं, इस तरह के जो प्राधिकरण हैं, उनकी सीमाओं से बाहर कर दो। और जैसे ही सार्वजनिक प्राधिकरणों की सीमा से ये राजनीतिक दल बाहर हो गए तो ये आरटीआई के दायरे से भी बाहर हो गए। यानी कि आप किसी पार्टी के अंदर आरटीआई लगाकर उसकी कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात कही गई है, ये बात संशोधित की गई है आरटीआई एक्ट 2013 में। अब कुछ और फैक्ट हैं, उनको और देख लेते हैं। ये मिटाना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। ये मैंने इधर यहाँ पे लिख दिया है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। तो इनको जानने के बाद फिर ये आपका एक्ट पूरा हो जाएगा। देखो अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, यहाँ पे मैंने आधा ही मिटाया है, ये देख लो आप लोग। अब आरटीआई, ये एक दो क्वेश्चन हैं जो मतलब आपके लास्ट टाइम आए थे और ये चीज़ बताना ज़रूरी भी है। इसमें बोला गया है कि एक दो जानकारियाँ और भी हैं। आरटीआई के द्वारा आप निम्नलिखित जानकारियाँ और भी ले सकते हैं। आरटीआई के द्वारा आप निम्नलिखित जानकारियाँ और भी ले सकते हैं कि पहला है सांसद या विधायक निधि का इस्तेमाल। आपको पता है कि सांसद अपनी निधि से, सांसद जो निधि होती है, पैसा होता है, उसके थ्रू काम करवा देते हैं, सड़कें बनवा देते हैं, खड़ंजे लगवा देते हैं। विधायक भी ऐसे ही करते हैं, खड़ंजे बनवा देते हैं, सड़कें लगवा देते हैं, नलकूप लगवा देते हैं, लाइटें लगवा देते हैं। तो इनका इस्तेमाल क्या कितना हुआ है, कैसा हुआ है, आप इसका भी पता कर सकते हैं आरटीआई के द्वारा। अब जो आपके गांव में पंचायत है, जो गांव में पैसा आवंटित होता है ग्राम पंचायत के उत्थान के लिए, विकास के लिए, अब उस ग्राम पंचायत के जो खर्चे हैं, जो व्यय हैं, उन व्ययों का विवरण आप मांग सकते हैं। आप उन व्ययों का विवरण मांग सकते हैं कि भाई सरकार ने कितना पैसा दिया और तुमने कितना लगाया, तो पारदर्शिता आ जाएगी बिल्कुल एकदम। तो ग्राम पंचायतों का जो व्ययों का विवरण है वो मांग सकते हैं। सांसद और विधायकों की निधि के इस्तेमाल का विवरण आप मांग सकते हैं। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा कोई कॉलेज अनुमोदित है क्या, मतलब ये कॉलेज, कोई भी कॉलेज है, कोई भी डिग्री कॉलेज है, वो
मान्यता रखता है क्या, मतलब आप पता कर सकते हैं आरटीआई के द्वारा कि कोई कॉलेज अनुमोदित है क्या, उसको अनुमोदन मिला हुआ है क्या, वो उनके हिसाब से चल रहा है क्या, या कोई पाठ्यक्रम किसी कॉलेज में लगाया हुआ है वो यूजीसी के हिसाब से है या नहीं है, ये चीजें भी आप पता कर सकते हैं आरटीआई के द्वारा। अब एक बात है, मैंने आपको बताया था, सब चीजें समझाई मैंने आपको कि कितने दिन में लोक सूचना अधिकारी आपको जानकारी देगा। फिर आज 19 धारा 19 में पढ़ा कि अपील कहां से कर सकते हैं। तो या तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग आपको सारी बातें देगा, 30 दिन में, 35 दिन में, 48 घंटों में, 45 दिन में, कंडीशन सारी आपको पता है, तो उनके अकॉर्डिंग जानकारी देगा, या 8-9 के अंतर्गत, धारा 8-9 के अंतर्गत आपको मना कर देगा। अगर ना तो जानकारी देता है और ना ही मना करता है तो ये काम क्या कहलाएगा, ये चीज क्या कहलाएगी, यदि कोई लोक सूचना अधिकारी जानकारी नहीं देता है तो इसको मानित अस्वीकृति कहा जाएगा। इस लोक सूचना अधिकारी के इस कार्य को मानित अस्वीकृति कहा जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि आरटीआई में 31 धाराएं हैं, 6 अध्याय हैं और 2 अनुसूचियां हैं। तो आरटीआई एक्ट की अनुसूची 2 के अनुसार जो एनसीआर है यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये लिख लो आप, नारकोटिक्स को हिंदी में लिखते हैं स्वापक है ना, नारकोटिक्स होता है नशीले पदार्थ जो होते हैं उनके कंट्रोल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो बोलते हैं इसको हिंदी में, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो बोला जाता है। तो स्वापक नियंत्रण ब्यूरो हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, जिसको बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय, ये हो, या रो हो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो होता है, जो भारत की खुफिया एजेंसी है, ये तीनों की तीनों आरटीआई के बाहर है, ये आरटीआई के अंतर्गत नहीं आती। अगर रॉ भी इसके अंतर्गत आ जाएगी तो पूछ सकता है कोई भी आरटीआई लगा के, रॉ क्या काम कर रही है, क्या खबरें जुटा रही है, तो रॉ इसके अंतर्गत नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी कुछ इसी तरह खुफिया एजेंसी की तरह से ही काम करता है, और एनसीआर जो है वो भी इसी तरह काम करता है। ये तो खुफिया विभाग है ना, खुफिया विभाग की तरह से काम करते हैं, गुप्तचर विभागों की तरह से, तो इनको आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है आरटीआई एक्ट की अनुसूची 2 के तहत। उम्मीद करता हूं लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आरटीआई खत्म हो गया, कल से दूसरा कोई एक्ट देखेंगे। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, चैनल को बढ़ते रहिए, अपने आप को बढ़ाते रहिए। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।